नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, सहायक प्राध्यापक गणित विभाग, शासकीय नेहरू महाविद्यालय अशोकनगर से हूँ। इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम BA BSc तृतीय वर्ष के गणित विषय के समाकल रूपांतर से लाप्लास रूपांतर के रैखिकता प्रगुण पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम लाप्लास रूपांतर की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे, लाप्लास रूपांतर की परिभाषा पढ़ेंगे और लाप्लास रूपांतर के रैखिकता प्रगुण को समझेंगे और उसके उपयोग पर भी चर्चा करेंगे। इस क्लास को पढ़ने के बाद हम लाप्लास रूपांतर की परिभाषा को समझ सकेंगे। बच्चों, इसी के साथ हम प्रारंभिक फलनों के लाप्लास रूपांतर भी निकाल सकेंगे और लाप्लास रूपांतर के रैखिकता प्रगुण में समझ स्थापित कर पाएंगे और इसी के साथ साथ रैखिकता प्रगुण के उपयोग करके साधारण फलनों का लाप्लास रूपांतर भी यहाँ पर हम निकालना सीख सकेंगे। बच्चों, लाप्लास रूपांतर का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ पियरे साइमन दी लाप्लास को जाता है। ये बहुत बड़े फ्रांस के गणितज्ञ थे और इनको उस समय के न्यूटन के रूप में जाना जाता था। इसके बाद इनके सिद्धांतों का उपयोग ओलिवर हेविसाइट ने किया। लाप्लास रूपांतर विधि के प्रयोग से अवकल समीकरण को हल किया जाता है। सामान्यतः हम जानते हैं अन्य विधियों में अवकल समीकरण हल करने के लिए हमें पहले व्यापक हल निकालना होता है, उसके बाद हम परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करके उसका हल निकालने के लिए स्वेच्छ अचरों का मान निकालते हैं और फिर उसका हल निकालते हैं। जबकि लाप्लास रूपांतर विधि में अवकल समीकरण डायरेक्ट सहायक समीकरण में परिवर्तित हो जाता है और ये एक बीजीय समीकरण होता है जिसको साधारण विधि से हल करके हम पुनः प्रतिलोम लाप्लास लगाकर दिए गए वास्तविक अवकल समीकरण का हल प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, अब हमारा महत्वपूर्ण विषय है लाप्लास रूपांतर की परिभाषा को जानना। इस परिभाषा में हमारे पास एक फलन है ft, जो कि t के वास्तविक धनात्मक मानों के लिए परिभाषित है। इस फलन ft का हम लाप्लास रूपांतर निकालेंगे जिसे LFT या fs से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान होता है इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻st ft dt। ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लाप्लास रूपांतर कहते हैं फलन ft का। यहाँ पर संकारक L लाप्लास रूपांतर संकारक कहलाता है। S यहाँ पर चर राशि है जिसका मान वास्तविक या कोई सम्मिश्र संख्या हो सकती है और यहाँ पर फलन ft को e⁻st से गुणा कर इंटीग्रेशन 0 to ∞ निकालने पर हमको लाप्लास रूपांतर फलन ft का प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये इंटीग्रेशन अस्तित्व में होना चाहिए, मतलब इस इंटीग्रेशन का मान एक निश्चित मान हमको मिलना चाहिए। इसके लिए हमको s के कुछ मान प्राप्त होंगे जिसके लिए ये इंटीग्रेशन अभिसारी या निश्चित मान देगा। अब हम लाप्लास रूपांतर की परिभाषा का उपयोग कर कुछ प्रारंभिक फलनों का लाप्लास रूपांतर निकालना सीखेंगे। मान लीजिए हमको फलन दिया हुआ है ft बराबर 1 और इसका हमें लाप्लास रूपांतर ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लाप्लास रूपांतर की परिभाषा से जानते हैं, फलन ft का लाप्लास रूपांतर होता है इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻st ft dt। इस परिभाषा में हम ft के स्थान पर 1 रखेंगे दोनों तरफ, तो हमको ये समीकरण प्राप्त होगी। इस समीकरण को हम हल करेंगे या इस समाकलन को हम हल करेंगे। जब हम इसको हल करते हैं तो e⁻st का समाकलन e⁻st अपॉन -s प्राप्त होता है और इसमें हम सीमा का उपयोग करेंगे 0 to ∞ और फिर इसका मान निकालेंगे। जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था
कि लाप्लास रूपांतर निकालने के लिए ये समाकलन एक निश्चित मान देना चाहिए। तो निश्चित मान हमें कब प्राप्त होगा? जब हम ये लिमिट लगाएंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा e की घात माइनस एस टी गुणा इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस, ये अपर लिमिट लगा दी हमने, माइनस e की घात माइनस एस, टी की जगह 0 रखा, अपॉन माइनस एस। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने लिमिट का उपयोग यहाँ पर किया तो e की घात माइनस एस गुणा इन्फिनिटी, ये वाला पद हमको नेगेटिव घात में ही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये घात प्लस की हो जाएगी तो e की पावर प्लस इन्फिनिटी हमको इन्फिनिटी देगा, और इन्फिनिटी के मान में हम कुछ भी जोड़ें या घटाएं तो हमको हमेशा इनफाइनाइट टर्म ही प्राप्त होगी। लेकिन हमें लाप्लास निकालने के लिए एक निश्चित मान की आवश्यकता है, तो यहाँ पर एक प्रतिबंध हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। s की वैल्यू यहाँ पर 0 से बड़ी होनी चाहिए। s जब 0 से बड़ा होगा तो हमको ये घात हमेशा ऋणात्मक ही प्राप्त होगी, और जिसका मान हम e की घात माइनस इन्फिनिटी यानी कि 1 अपॉन e की घात इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब हो गया 0। तो ये वाला पद हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर इस लिमिट को सॉल्व करेंगे e की घात माइनस एस गुणा 0 को, तो e की घात माइनस 0 यानी वो 1 होगा। जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमको 1 अपॉन एस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास फलन एफ टी बराबर 1 है तो उसका लाप्लास रूपांतर 1 अपॉन एस प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ ये प्रतिबंध भी हमको याद रखना है, अगर s 0 से बड़ा नहीं होगा तो ये इंटीग्रेशन हमको एक निश्चित मान नहीं देगा। तो इस प्रतिबंध के साथ हम 1 का लाप्लास 1 अपॉन एस लिख सकते हैं। बच्चों, लाप्लास रूपांतर की परिभाषा का उपयोग हम अब एक फलन एफ टी बराबर e की घात ए टी के लिए करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास लाप्लास रूपांतर की परिभाषा है, समीकरण नंबर 1 से हम देख सकते हैं। अब हम इस परिभाषा में एफ टी का मान e की घात ए टी रख देंगे दोनों तरफ, तो हमको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार 1 से हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, घातों को जोड़ करके हमने इस रूप में व्यवस्थित कर लिया, e की घात माइनस ब्रैकेट s माइनस ए टी डी टी। अब हम इस समाकलन को हल करेंगे। e की घात ए टी का समाकलन होता है e की घात माइनस एस माइनस ए बटे माइनस एस माइनस ए, और फिर यहाँ पर हम इसकी लिमिट यहाँ पर लगा देंगे तो हमको समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस इंटीग्रेशन का मान एक निश्चित मान होना चाहिए, तो निश्चित मान होने के लिए जब हम t की लिमिट यहाँ रखेंगे तो हमको यहाँ पर पद प्राप्त होगा e की घात माइनस एस माइनस ए गुणा इन्फिनिटी बटे माइनस एस माइनस ए, ये तो प्रथम पद हमको मिल जाएगा। फिर हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब लोअर लिमिट लगाएंगे, तो लोअर लिमिट लगाने पर e की घात माइनस एस माइनस ए गुणा 0 बटे माइनस एस माइनस ए प्राप्त होगा। एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण फलन है एफ टी बराबर टी की घात n। इस फलन का लाप्लास रूपांतर भी हमको ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए हम फिर से लाप्लास रूपांतर की परिभाषा का उपयोग करेंगे। इस परिभाषा में हम क्या करेंगे, एफ टी का मान t की घात n रख देंगे तो हमको ये इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 में आप देख सकते हो। अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम t की घात को n प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिना इसकी वास्तविकता को छेड़े हुए। हमने t की घात n में 1 को ऐड कर दिया और 1 को ही माइनस कर दिया, और n प्लस 1 को हमने ब्रैकेट में रख दिया, माइनस 1। अब हम यहाँ पर गामा फलन की परिभाषा का उपयोग करने वाले हैं। गामा फलन की परिभाषा होती है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की घात माइनस ए एक्स की घात m माइनस 1 dx, और ये बराबर होता है गामा m बटे a की घात m के।
यहाँ पर ये कंडीशन हमको याद रखनी है, e की घात में ये a 0 से बड़ा होना चाहिए और x की घात में m भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इस गामा फलन की परिभाषा को हम इस समीकरण में उपयोग करते हैं। तो जब हम इस समीकरण में इस परिभाषा को लगाएंगे तो यहाँ पर a काम करेगा s, दोनों की तुलना करिए यहाँ पर और इसको, तो a तो यहाँ पर हो गया s और ये 0 से बड़ा होना चाहिए गामा फलन की परिभाषा से। इस समीकरण को गामा फलन से अगर तुलना करें तो t की घात n+1 -1, तो m यहाँ पर ये ब्रैकेट काम करेगा n+1, तो m यहाँ पर हो गया n+1 और ये 0 से बड़ा होना चाहिए, जैसा कि हम गामा फलन की परिभाषा में देख सकते हैं। तो ऐसा करने से हमको ये लाप्लास t की घात n बराबर मिलेगा गामा n+1 बटे s की घात n+1। यहाँ पर ये n+1 0 से बड़ा होना चाहिए और s का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। जब हम इस ग्रेटर देन 0 वाले इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं तो हमें n का मान -1 से बड़ा मिलेगा। तो इन दो प्रतिबंधों के साथ हम t की घात n का लाप्लास लिख सकते हैं गामा n+1 अपॉन s की घात n+1। तो जब n कोई धन पूर्णांक है तो गामा फलन में n+1 का मान होता है फैक्टोरियल n। तो गामा n+1 फैक्टोरियल n रखने पर हमको लाप्लास t की घात n प्राप्त होगा फैक्टोरियल n बटे s की घात n+1। यहाँ पर n हमको याद रखना है, ये धन पूर्णांक है जिसका मान 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो ये दो परिभाषाएं हमको याद रखनी है। t की घात n का लाप्लास रूपांतर, अगर n धन पूर्णांक नहीं है तो इसका मान होगा गामा n+1 बटे s की घात n+1, और अगर n धन पूर्णांक है तो t की घात n का लाप्लास रूपांतर होगा फैक्टोरियल n अपॉन s की घात n+1। बच्चों, अभी तक हमने लाप्लास रूपांतर की परिभाषा सीखी और उससे कुछ प्रारंभिक फलनों के लाप्लास रूपांतर निकाले। अब उनको हम कुछ अन्य फलनों में उपयोग करके उनके लाप्लास रूपांतर निकालना सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए t की घात हमें 2 दिया गया है और इसका हमको लाप्लास रूपांतर ज्ञात करना है। इसके लिए हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही ऑप्शन बताना है आपको। फिर हमको एक फलन दिया है ft सवाल नंबर 2 में, और ये जो ft फलन है ये सतत नहीं है, असतत है। असतत का मतलब यहाँ पर ये है कि जब t का मान 0 से 2 के बीच में है तो फलन का मान 0 है, और जब t का मान 2 से बड़ा है तब फलन ft का मान 4 है। तो इस तरीके के अगर फलन हमें दिए गए हैं तो इनका लाप्लास रूपांतर हमें निकालना है। और तीसरे सवाल में हमसे सत्य और असत्य कथन पूछा गया है, मतलब कि 3 गुणा e की घात -2t का हमको लाप्लास रूपांतर 3/s-2 ये कथन सही है या नहीं बताना है। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में 3 सवाल लिए, तो पहले सवाल का हल हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम जानते हैं कि t की घात n का लाप्लास रूपांतर होता है फैक्टोरियल n बटे s की घात n+1, लेकिन ये परिभाषा हमको कब यूज करनी है? जब n कोई धन पूर्णांक है। और सवाल नंबर 1 में अगर हम ध्यान से देखें तो t की घात हमें 2 दी गई है, 2 एक धन पूर्णांक होता है। तो इस परिभाषा को हम उपयोग में ला कर के t की घात 2 का लाप्लास रूपांतर लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 बटे s की घात n+1। n यहाँ पर 2 काम करेगा, तो फाइनली हमको यहाँ पर मिलेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s की घात 3। तो अगर हम सवाल के ऑप्शंस पे जाएं तो a विकल्प वहाँ पर सही है। दूसरे सवाल में हमको एक असतत फलन दिया हुआ है जिसका हमको लाप्लास रूपांतर निकालना है, तो उसका हल भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। लाप्लास रूपांतर की परिभाषा हमको पता है, जो कि दी जाती है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की घात -st ft dt से।
अब हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट है इसको दो भागों में विभाजित कर देंगे, क्योंकि ये जो लिमिट है ये t की लिमिट है और t हमको दो भागों में दिया गया है। t का मान हमको दिया गया है 0 से लेकर 2 के लिए और t दिया गया है ग्रेटर देन 2 के लिए। तो हमने क्या किया, इस पूरी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो कर दिया 0 से लेकर 2 तक के लिए और दूसरा कर दिया 2 से लेकर इन्फिनिटी तक के लिए। तो जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास 0 से 2 के लिए एफ टी का मान दिया हुआ है 0, जैसा कि सवाल नंबर 2 में हम देख सकते हैं। और जब t का मान 2 से बड़ा है, मतलब 2 से इनफाइनाइट तक है, तब एफ टी का मान हमको दिया गया है 4। हमने ये दो मान यहाँ पर रख दिए और इन समाकलनों को हल किया। तो पहले वाले समाकलन में तो हमको 0 प्राप्त हो गया और दूसरा वाला समाकलन है 4 गुणा e की घात माइनस एस टी, इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, समाकलित कर लिया, तो हमको ये मान प्राप्त हो गया। तो वहां पर हमको ज्ञात करना था असतत फलन के लिए लाप्लास रूपांतर, तो वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तीसरे सवाल में हमको बताना था कि जो फलन हमें दिया गया है उसका लाप्लास रूपांतर सही है या गलत। तो हम जानते हैं हमको 3 गुणा e की घात माइनस 2t दिया गया है। यहाँ पर e की घात माइनस 2t का लाप्लास रूपांतर है 1/s माइनस ए और a यहाँ पर काम करेगा -2। तो जब हम a की जगह -2 यहाँ पर रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा 3/s की घात s प्लस 2, जबकि हमको सवाल में दिया गया है 3/s माइनस 2, जो कि असत्य कथन है। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो लाप्लास रूपांतर का रैखिकता प्रगुण कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो फलन हैं f1t और f2t और इनको कोई अचर c1 और c2 से गुणा करके जोड़ दिया गया है, जैसा कि हम इस प्रमेय की लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। अब हमें इसका लाप्लास रूपांतर निकालना है, तो वो बराबर होता है c1 गुणा लाप्लास f1t प्लस c2 गुणा लाप्लास ऑफ f2t। एक तरीके से लाप्लास संकारक वितरित हो जाता है इन दोनों फलन f1t और f2t में। इसको हम, इस प्रमेय को अब हम सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं हमारे पास ये पूरा एक फलन है, इसको हम पूरा एक फलन मान लेते हैं और इसका लाप्लास रूपांतर की परिभाषा से ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं लाप्लास रूपांतर की परिभाषा समीकरण नंबर 1 में दी गई है। अब हम यहाँ पर ये जो ft है इसको हम रख रहे हैं c1 f1t प्लस c2 f2t और इसका लाप्लास रूपांतर इस परिभाषा से ज्ञात कर रहे हैं। तो हम ft की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो हमको राइट हैंड साइड वाले इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समाकलन भी रैखिकता नियम को संतुष्ट करता है, तो ये इंटीग्रेशन इन दोनों फलनों में इस तरीके से वितरित हो जाएगा जैसा कि समीकरण नंबर 2 में आप देख सकते हैं। c1 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। इंटीग्रेशन e की घात माइनस एस टी f1t dt प्लस c2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की घात माइनस एस टी f2t dt। अब हम यहाँ पर लाप्लास रूपांतर की परिभाषा से इस वाले पद को लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ f1t और दूसरे पद में ये वाला समाकलन लिखा जा सकता है लाप्लास ऑफ f2t और c1 c2 इसके साथ गुणा में बने रहेंगे। तो इस तरीके से हम ये प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और राइट हैंड साइड हमने इसकी ज्ञात कर ली, तो ये प्रमेय सिद्ध हो गई। अब ये जो रैखिकता प्रगुण है लाप्लास का, जरूरी नहीं है कि दो ही फलनों के लिए ये सिद्ध हो। आपके पास अगर दो या दो से ज्यादा फलन हैं उनके लिए भी आप इस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास f1t और f2t के अलावा एक और फलन है f3t और इसके लिए हमें लाप्लास का रैखिकता प्रगुण ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, इस वाली परिभाषा में एक और जुड़ जाएगा c3 f3t और राइट हैंड साइड हो जाएगी c3 लाप्लास ऑफ f3t। तो इस तरीके से दो से ज्यादा फलनों के लिए भी हम लाप्लास रूपांतर के रैखिकता प्रगुण को देख सकते हैं। अभी तक हमने लाप्लास रूपांतर के रैखिकता प्रगुण को समझा, अब हम इसका उपयोग समझेंगे।
मान लीजिए हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एटी या साइन हाइपरबोलिक एटी दिया हुआ है और इसका हमको लाप्लास रूपांतर निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं ई की घात में कॉस हाइपरबोलिक एटी होता है ई की घात एटी प्लस ई की घात माइनस एटी बटे 2। अब हमें समीकरण नंबर 1 के राइट हैंड साइड का लाप्लास रूपांतर निकालना है। इसके लिए हमने लाप्लास रूपांतर के रैखिकता प्रगुण का उपयोग किया और समीकरण नंबर 2 में हमने देखा कि लाप्लास दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ई की घात एटी का लाप्लास अलग हो गया और ई की घात माइनस एटी का लाप्लास अलग हो गया और जो कांस्टेंट था 1/2 वो दोनों के साथ अलग अलग गुणा में आ गया। तो ये समीकरण नंबर 2 हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। अब हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ई की घात एटी का लाप्लास होता है 1/s माइनस ए, वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। और ई की घात माइनस एटी का लाप्लास s माइनस माइनस ए, जब हम इसको देखेंगे इस वाले पद को तो 1/s माइनस माइनस ए रखेंगे जो कि हमें s प्लस ए दे देगा। तो हमने e की पावर एटी का लाप्लास यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पे यूज़ किया और ऐसे ही e की घात माइनस एटी का लाप्लास यहाँ पर यूज़ किया और इन दोनों को हल करके हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी s/s² माइनस a²। अब आपको यहाँ पर एक प्रतिबंध दिखाई दे रहा है कि s का मान मॉड a से बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समीकरण नंबर 3 में आप देख सकते हो जब हमने e की घात एटी का लाप्लास लगाया तो यहाँ पर हमने उस फॉर्मूले का ये प्रतिबंध यूज़ किया कि s का मान a से बड़ा होना चाहिए और जब हमने दूसरे पद में लगाया e की घात माइनस एटी का लाप्लास रूपांतर तो यहाँ पर हमें प्रतिबंध प्राप्त हुआ कि s का मान माइनस ए से बड़ा होना चाहिए। और इन दोनों प्रतिबंध को जब हमने क्लब किया या जोड़ा तो यहाँ पर हमें s का मान माइनस ए और a के बीच में ही मिलना चाहिए। जब ऐसा होता है तब हम इस कंडीशन को कह सकते हैं कि s का मान मॉड a से बड़ा होना चाहिए। मॉड को अगर हम अलग से परिभाषित करें तो मॉड a का मतलब क्या है कि s का मान a से छोटा और माइनस a से बड़ा होना चाहिए। तो इस कंडीशन को इन्होंने क्लब करके मॉड a में परिवर्तित करते हुए s ग्रेटर देन मॉड a लिखा है। इसी प्रकार से हम साइन हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एटी बराबर होता है ई की घात एटी माइनस ई की घात माइनस एटी डिवाइडेड बाय 2। अब हमने जैसे ऊपर किया था कॉस हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास निकाला था वैसे ही रैखिक रूपांतर रैखिक प्रगुण का उपयोग कर हम इसका लाप्लास रूपांतर a/s² माइनस a² निकाल सकते हैं और प्रतिबंध यहाँ पर हो जाएगा s ग्रेटर देन मॉड a। तो इस प्रकार से हम रैखिकता प्रगुण का उपयोग कर कॉस हाइपरबोलिक एटी और साइन हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास ज्ञात कर पाएंगे। अभी जैसे हमने कॉस हाइपरबोलिक एटी और साइन हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास निकाला उसी प्रकार से हम लाप्लास कॉस एटी और साइन एटी का ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमें फलन कॉस एटी या साइन एटी दिया जाएगा और उसका हमको लाप्लास रूपांतर निकालना होगा। तो इसके लिए हम लाप्लास रूपांतर ई की घात एटी ये परिभाषा का उपयोग कर रहे हैं। अब इस परिभाषा में हम ई की घात एटी में a के स्थान पर आई ए रख रहे हैं और ऐसा करने पर हमको लाप्लास ऑफ ई की घात आई एटी ये बराबर प्राप्त हो जाता है 1/s माइनस आई ए के। जब हमने ऐसा किया तो समीकरण नंबर 2 में आप देख सकते हो हमको ई की घात आई एटी का लाप्लास इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर 1/s माइनस ए के विपरीत गुणनखंड का हमने ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। अंश और हर में इसका विपरीत गुणनखंड होगा s प्लस आई ए बटे s प्लस आई ए, दोनों का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ऐसा करने पर हमको अंश में तो प्राप्त हो गया s प्लस आई ए और हर हमारा परिवर्तित हो गया s² प्लस a² में। तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में ये स्थिति देख सकते हैं।
अब हमने यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग किया, या ये कहें कि वास्तविक और आभासी मानों को अलग अलग करा। तो इसको अलग करने के लिए हमने s में s स्क्वायर प्लस a का भाग दे दिया, तो ये हमको वास्तविक मान प्राप्त हो गया, और a में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का भाग दिया, तो ये हमको आभासी मान प्राप्त हो गया। तो हमने समीकरण 2 में लाप्लास e की घात i at को s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि वास्तविक मान है, और a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि आभासी मान है, इस रूप में प्राप्त कर लिया। अब हम यहाँ पर e की घात i at को cos at प्लस i sin at लिख सकते हैं परिभाषा से। जब हमने इसको ऐसा लिखा तो समीकरण नंबर 3 में हमको लाप्लास cos at प्लस i sin at प्राप्त हुआ, और राइट हैंड साइड में s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आई a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण नंबर 3 में लाप्लास रूपांतर के रैखिकता प्रगुण का उपयोग करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि cos at ये अलग हो गया, और i sin at ये पद अलग हो जाएगा। i क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो हम रैखिकता प्रगुण से इस कांस्टेंट को लाप्लास के बाहर लिख सकते हैं। तो आपको समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो जाएगा। अब इस समीकरण नंबर 4 में हम वास्तविक और आभासी मानों की दोनों तरफ तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पर हमको लाप्लास cos at प्राप्त हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि दोनों तरफ के वास्तविक मान हैं, और आभासी मानों की तुलना करने पर लाप्लास sin at ये प्राप्त हो जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। ये इस समीकरण नंबर 4 का आभासी मान है। तुलना करने पर हमको यहाँ पर cos at का लाप्लास मिल गया जो कि s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और sin at का लाप्लास प्राप्त हो गया जो कि a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम वास्तविक और आभासी मानों को तुलना करके लाप्लास का रैखिकता प्रगुण उपयोग कर इनके लाप्लास निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने लाप्लास रूपांतर की परिभाषा का उपयोग करके और रैखिकता प्रगुण का उपयोग कर बहुत सारे प्रारंभिक फलनों के लाप्लास निकाले, और उनको हमें याद भी रखना है। अब हम उनको यूज़ करते हुए एज ए फॉर्मूला यूज़ करेंगे उन्हें, और इन सवाल नंबर 4, 5 और 6 में जो सवाल दिए गए हैं इनका लाप्लास रूपांतर निकालेंगे। तो सवाल नंबर 4 में हमको फलन दिया हुआ है 3 cos 60 - 5 sin 60। इसका हमें लाप्लास रूपांतर निकालना है। हमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5 में फलन ft दिया है t स्क्वायर प्लस 1 की घात 2। इसका लाप्लास रूपांतर निकालना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। और छठे सवाल में आपको एक फलन दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे फलन दिए हैं, जैसे t की घात 4, t की घात 3, e की घात -3t, sin 5t, cos 2t। इन सब के हमको लाप्लास निकालते हुए इसका मान ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर 4 में हमको एक फलन दिया हुआ था जिसका लाप्लास हमको निकालना था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका हल हमें दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाप्लास में रैखिकता प्रगुण का उपयोग हम कर सकते हैं। तो रैखिकता प्रगुण से ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, लाप्लास cos 60 और -5 लाप्लास sin 60। इस तरीके से हमने दोनों फलन को अलग अलग गुणा करके लिख दिया और उनको जोड़ दिया। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। अब हमें cos 60 का लाप्लास पता है परिभाषा से। cos 80 का लाप्लास क्या होता है? cos 80 बराबर होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो a यहाँ पर काम कर रहा है 6, तो cos 80 का लाप्लास हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर को आप 36 भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से हम यहाँ पर sin 60 का लाप्लास निकाल सकते हैं।
साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, वो होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह 6 काम करेगा, जैसा कि हम देख रहे हैं सवाल में हमें a6 दिया हुआ है, तो साइन ए टी का लाप्लास हो जाएगा 6 अपॉन 6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मान हमने यहाँ पर रख दिए, तो हमको 3 cos 60 माइनस 5 साइन 60 का लाप्लास प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम इस समीकरण को हल करेंगे, इस वाले समीकरण को, तो हमको बी ऑप्शन सही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5 में हम देख सकते हैं, हमको टी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का लाप्लास रूपांतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो ये होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर खोलने के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो बराबर हो जाएगा t की घात 4 प्लस 1 प्लस 2 गुणा t की घात 2। अब लाप्लास रूपांतर के रैखिकता प्रगुण का उपयोग करेंगे, तो ये लाप्लास रूपांतर t की घात 4 का अलग से निकलेगा, 1 का लाप्लास रूपांतर अलग से ज्ञात करना होगा और टी स्क्वायर का लाप्लास रूपांतर अलग से ज्ञात करके तीनों को जोड़ देंगे और जो कांस्टेंट है उनका गुणा कर देंगे। तो t की घात 4 यहाँ पर एक पूर्णांक है, वो भी धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक के लिए लाप्लास अगर हमें t की घात n का निकालना होता है तो वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन s की घात n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर t की घात 4 में उपयोग में ला सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन s की घात 4 प्लस 1 हो जाएगा। लाप्लास ऑफ 1 जैसा कि हमने पिछली तालिका में देखा 1 अपॉन s होता है, और t की घात 2 का लाप्लास हो जाएगा t की घात n के फॉर्मूले से फैक्टोरियल 2 अपॉन s की घात n प्लस 2। तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी और इनको जब हमने हल किया तो हमको इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी प्राप्त हो जाएगा। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन डी सही होगा। अब इसी तरीके से हम सवाल नंबर 6 को हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 में हमें बहुत सारे फलन दिए हुए हैं, तो इन सभी फलनों में हम लाप्लास रूपांतर के रैखिकता प्रगुण का उपयोग कर लेंगे। तो सभी का अलग अलग लाप्लास रूपांतर हमको निकालना होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं t की घात 4 का लाप्लास रूपांतर है 72 अपॉन s की घात 5। ऐसे ही t स्क्वायर t की घात 3 दी हुई है और गुणा 2 किया गया है, तो इसका लाप्लास रूपांतर फॉर्मूले से हो जाएगा 12 अपॉन s की घात 4, और e की घात माइनस 3t का लाप्लास हो जाएगा 4 अपॉन s की घात s प्लस 3, और साइन 5t का लाप्लास हो जाएगा 10 अपॉन s स्क्वायर प्लस 25, और cos 2t का लाप्लास हो जाएगा 3s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो जो प्रारंभिक फलनों के हमने लाप्लास रूपांतर निकाले थे वो सूत्र की तरह से यूज़ किए और इस तरीके से हमने ये सवाल नंबर 6 का हल निकाल कर दे दिया। तो इसको अब हमें ज़्यादा आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम अगर इतना भी लिख देंगे तो भी हमारा आंसर सही माना जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने लाप्लास रूपांतर की परिभाषा को पढ़ा, लाप्लास रूपांतर के रैखिकता प्रगुण को पढ़ा और इन दोनों के उपयोग से कुछ प्रारंभिक फलनों के लाप्लास रूपांतर निकालना सीखे। उम्मीद है आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।